जैसा कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसमें हम कक्षा 10वीं के जो विज्ञान विषय है उसका हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लोहे चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका जो पहले का आंसर होगा वो क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तार में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यह तन्यता कहलाती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिनेप्स। इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक, तो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे जनित्र कहते हैं। इसका आंसर जनित्र हो जाएगा। 4 नंबर में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास, बकरी तथा मानव, ये तीनों क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन सा है। तो जल है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो 18 समूह और 7 आवर्त होती हैं। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो हमने इसमें आपके लिए रिक्त स्थान क्या है पहले से ही लिखकर दे दिए हैं, ताकि आपको नोट करने में क्या हो, कोई परेशानी ना हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं। तो सुचालक होती हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा, ये लिखा है प्लेसेंटा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर का, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो अंडाशय में होता है। परागकोश में खालिस्तान पाई जाती हैं। तो इड़ा नंबर में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। ये है इसका आंसर। ठीक, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो जॉन मेंडल हैं जो उन्हें कहते हैं क्या, आनुवांशिकी के जनक। किसी तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसका आंसर 2 गुनी हो जाएगी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो केंद्रीय जो तंत्रिका होती है वो क्या होती है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलान कर उत्तर दीजिए। तो कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है आपको, तो आपको जब उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है तो इसके सामने उत्तर डाल करके डायरेक्ट आंसर लिखें आप। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है का नंबर का, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है। सामान्य रक्तदाब क्या है, सामान्य रक्तदाब इसमें 120/80 mmHg हो जाएगा इसका आंसर। पादप हार्मोन क्या हो जाएगा, तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, घ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेंस की क्षमता को हम किससे नापते हैं, तो लेंस की क्षमता को हम द्विफॉक्सी लेंस। ठीक, जरा दृष्टि जो दोष होता है वो 6 नंबर का वो आंसर हो जाएगा क्या इसका, अवतल लेंस में होता है। विद्युत विभवांतर का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। एक शब्द में या एक वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है आप सब जानते हैं, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि यह एक उदासीनता का गुण प्रकट करता है। आपको हम जो पिछली वीडियो है उनमें हम अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं अम्ल एवं क्षार वाली वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर का,
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। क्लोरोफिल, ये भी पढ़ चुके हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों में के नाम लिखना है तो पुरुष में XY गुणसूत्र और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है, P बराबर, ठीक, 1/f डायोप्टर। यहाँ पर ये D लिखा है, ठीक, तो इसको लिखेंगे क्या? डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का SI जो मात्रक होगा वो होगा ओम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके ऑब्जेक्ट थे तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2 अंक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिए। तो आपको लिख लेना है, आपके जो नोट्स हैं उनमें हमने आपको विस्तार से लिखवाया है, या पुरानी वीडियो आप देखें तो उनमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिए। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसे आप क्या कर सकते हैं? नोट भी कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग में थैली में ऑक्सीजन से हटा करके उसमें कौन सी नाइट्रोजन गैस भर देते हैं हम, तो वो क्या होता है कि सुरक्षित रहता है। तो आपको यहाँ से उत्तर क्या कर लेना है? नोट। प्रत्येक क्वेश्चन का एक आंसर आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा PDF में, तो आपको क्या कर लेना है? इससे नोट करते जाना है। या फिर आप इसको क्वेश्चन को लिखना चाहें, ऊपर वाले क्वेश्चन को, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, कारण दीजिए, तो आप पिछली वीडियो देखें या अपने नोट्स से इसका सॉल्यूशन लिखें। अगला क्वेश्चन कहा गया है अमलगम किसे कहते हैं अथवा संक्षारण? तो संक्षारण हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हैं। तो जो अध्याय 1 की वीडियो अपलोड की गई थी उसमें क्वेश्चन में इसको सॉल्व कराया गया है, आप वहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं। आपके लिए आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है। धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं के क्षरण क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती हैं। धातुओं में संक्षारण वस्तुतः रासायनिक क्रिया तथा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आप 2 गुण लिख सकते हैं, या न्यूलैंड का अष्टक नियम जो कि अध्याय आपकी 5 में है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। धमनी और शिरा में अंतर लिख सकते हैं, या ऑक्सी और अनऑक्सी में 2 अंतर लिख सकते हैं। धमनी और शिरा दोनों ही रक्त प्रभावित होता है, ये धमनी और शिरा का आंसर है। पर धमनी का मुख्य कार्य से है हृदय को रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का जो कार्य होता है वो होता है शरीर के अंगों को अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कायिक प्रवर्धन किसे कहती हैं, पर परागण किसे कहती हैं? ठीक, तो इसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है कि जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो मेन क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उसका आंसर है कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों का जड़, तना अथवा पत्तियों में हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी के धनकंद, बायोफिल्म की पर्णकलिकाएँ आदि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कहा गया है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या मेंडल के प्रभाविता के नियम। तो आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक, तो मानव के जो बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें कहा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है।
निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग से मिलता है तो इससे क्या होता है, एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अर्थात संतान के रूप में जो होगी वो लड़की होगी। और जब वाई लिंग का गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करता है तो एक्स वाई बनेगा। अभी हमने आपको बताया है कि जो स्त्रियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स एक्स पाए जाते हैं और जो पुरुषों में पाए जाती हैं वो एक्स वाई पाए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इसमें निषेचन करेगा तो इस लड़के का जन्म होगा। परावर्तन के नियम हम आपको विस्तार से पढ़ा चुके हैं। परावर्तन की कौन कौन से नियम होते हैं, इसमें आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण जो चमकदार सतह होती है उससे टकरा कर क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हम लेकिन आपसे पूछा क्या गया है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन, आपतन कोण का मान जो होता है वो किसके बाद, आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर बराबर होना चाहिए। द्वितीय जो नियम होता है वो कहता है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हुए स्थित हों। ठीक है, तो आपने यह विस्तार से पढ़ा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओम का नियम लिखना चाहें तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी धारावाही चालक के, ओम का नियम क्या कहता है, जो ओम का नियम है वो सन 1909 में, कब, सन 1909 में जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो जॉर्ज साइमन जो ओम है वो कहते हैं कि किसी धारावाही चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रभावित धारा आई के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई या भी इक्वल टू आई आर। जी क्या होता है, ओम का नियम होता है। इसी में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारा को सतत रूप से बंद या विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का जो, अब जब जैसे कोई चालक तार है उसमें कोई विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, लेकिन जब तार का संपर्क ही टूट जाएगा तो उसमें विद्युत धारा थोड़ी प्रभावित होगी, इसलिए उसमें कहा गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक की विद्युत आवेश में बहने की विद्युत धारा कहते हैं। तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। विद्युत विभव क्या है या प्रतिरोध किससे कहते हैं, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, परितंत्र के अजैविक घटकों का नाम लिखना है। ठीक है, ओजोन परत के क्षय होने के कारण, तो ओजोन परत के क्षय का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलैंड और मैरियो मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित CFC जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो नष्ट कर सकती है। 83 और 84 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ओजोन परत का काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिकों ने संदर्भ में पाया कि क्लोरीन एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1999 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक क्या हुआ है, ह्रास हुआ है या क्षरण हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो इसमें क्वेश्चन में जो आपके में क्वेश्चन दिया गया है उसमें कौन सा क्वेश्चन था, तो यह जो क्वेश्चन है वो क्या है, अध्याय 1 का क्वेश्चन है। आप अपनी बुक में अध्याय 1 देखें, वहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपको। इसके बाद इसमें अथवा में जो क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। इस क्वेश्चन को आप विस्तार से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पुरानी वीडियो जो है हमारी अध्याय 1 की उसको आप देखें। इसमें कहा गया है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं।
अगर संयोजन अभिक्रिया वाला क्वेश्चन आप यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें इसकी रासायनिक समीक्रिया के रूप में भी इसको क्या है पढ़ाया गया है। जब काली चूना और जलवाष्प में आपस में क्रिया करेंगे तो बुझे हुए चूने का निर्माण होगा। तो वहाँ पर क्रिया के सहित जो रासायनिक क्रिया होती है उसके साथ आपको यहाँ पर पिछली वीडियो में सॉल्व कराया गया है। जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया कहते हैं तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसके दौरान एक रासायनिक परिसर में एक कार्यात्मक समूह को दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है। यह टिंडल प्रभाव, तो सूर्य इसका आंसर है। सूर्य अस्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। ठीक, सूर्य की किरणें हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी पर्वतों से गुजरकर हमारी आँखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें रक्ताभ या लाल प्रतीत होता है। चुंबकीय रेखाओं के गुण भी लिख सकते हैं आप, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दोनों ही हमने आपको क्वेश्चन विस्तार से पढ़ाए हुए हैं। चुंबकीय रेखाओं के जो गुण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें आपको जो चुंबकीय रेखाओं के गुण हैं उनमें कहा गया है कि चुंबकीय वर रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, चुंबकीय वर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय क्योंकि जो चुंबकीय वर रेखाएं होती हैं वो एन मतलब नॉर्थ दिशा से जाती हैं और एस दिशा मतलब साउथ दिशा की ओर गमन करती हैं। तो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वर रेखाएं वो एन एस दिशा में गमन करती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। जहाँ चुंबकीय वर रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है, और जहाँ पर चुंबकीय वर रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो कम होता है। जिस स्थान पर चुंबकीय वर रेखाएं एक दूसरे की रेखाओं के समांतर और समदूरस्थ होती हैं, यानी चुंबकीय वर रेखाएं क्या होती हैं, ये कभी बंद एक दूसरे को काटती नहीं है, बंधनी वक्र बनाती हैं। तो आप यहाँ से चुंबकीय रेखाओं के गुण लिख सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, इसका एक उपयोग लिखना है, या जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ होती हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप जीवाश्म ईंधन के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं कि जो कोयला पेट्रोलियम है हमारे, वो क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जो कि प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ वनस्पति एवं जंतु के अवशेष से बनी हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे एलपीजी गैस हो गई, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक, जो कि हमारे गैस सिलेंडरों में, घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भरी जाती है। पेट्रोल एवं केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, जो भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आती हैं। करोड़ों वर्ष की प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गई हैं। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जम गई हैं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, जो कि उच्च ताप एवं दाब मतलब जो प्रेशर होता है उसके बाद जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गई है। इसकी जो हानियाँ लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो हानि लिखेंगे वो लिखेंगे जीवाश्म ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, जो कि एक सीमित है। इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के वातावरण में वृद्धि होती है तापमान में, तो आप यहाँ से इसकी हानियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्यंजक चूर्ण धावन सोडा के सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। इस क्वेश्चन को विस्तार से समझने के लिए आप जो पिछला वीडियो है अम्ल एवं क्षार वाले चैप्टर का, उसमें धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है। आप वहाँ एक बार जाकर जरूर देखें। इसमें कहा गया है कि यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 जैसा जो यहाँ पर लिखा है CaSO4 को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है, और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP CaSO4 कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पानी के संपर्क में आती शीघ्रता से जिप्सम बना देता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग हैं वो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग जो होती हैं वो मूर्तियों में बनाने में और घरों की डिजाइन बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, दांत के सांचे बनाने में आदि में किया जाता है। तो जो पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें इसके बहुत सारे उपयोग लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रियाएं कैसी होती हैं, तो उसमें विस्तार से पढ़ाया गया है। व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ाया गया है, धावन सोडा के बारे में भी उसके उपयोग लिखवाए हैं, सूत्र लिखवाए हैं, रासायनिक नाम, तो आप एक बार जा कर के वहाँ से देखें। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो इसके सूत्र लिखना है, या इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अध्याय 4 में मिलेंगी आपको, वहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में लिखी हुई है, तो वहाँ से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर जो, ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया कि मानव के, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको यह चित्र बना लेना है, किताब में ही बनाया या हृदय का, इनमें से कोई एक चित्र बनाना है आपको। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, उसमें कहा गया है आपसे क्या, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंदु की लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धित क्षमता भी क्या करना है इसमें, तो ये आपका अध्याय 10 का है क्वेश्चन, इसको आप वहाँ से सॉल्व हुआ है तो उसको लिख सकती हैं। इस प्रकार से जो विज्ञान विषय का सॉल्यूशन था प्री बोर्ड परीक्षा का, वो क्या होता है, 22 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखें, और देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।